एक कहानी रोजाना में आप सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी कुत्ते की कहानी का छठा और आखिरी भाग। एक बार गांव में कई जंगली सुअर आ गए। उनके उत्पात से सारे गांव में हाहाकार मच गया। वे जिस खेत में घुस जाते उसे बर्बाद कर देते। आखिर लोगों ने थाने में फरियाद की। थाने का सबसे बड़ा अफसर कई शिकारी कुत्तों को लेकर गांव में आ पहुंचा। गांव के सब आदमी तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। जब मैं साहब के पास पहुंचा तो मेरी निगाह उन कुत्तों पर पड़ी जो साहब के साथ आए थे। वे सब एक वाहन में बैठे हुए थे जिसे साहब लोग जीप कहते हैं। अपने उन भाग्यवान भाइयों को देखकर मैं गर्व से फूल उठा कि मेरी जाति में भी ऐसे लोग हैं जो अफसर के साथ मोटर में बैठते हैं। साहब बहादुर अपने कुत्तों के साथ वहां पहुंचे जहां सुअरों का अड्डा था। साहब के कुत्ते उन पर टूट पड़े। उनकी बहादुरी देखकर लोग वाह वाह कर उठे। अब मेरे मन में भी उमंग उठी। सोचा, एक दिन तो मरना ही है, क्यों ना कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि इन कुत्तों को भी पता चल जाए कि इस गांव में भी कोई वीर है। इतने में एक सुअर आता दिखाई दिया। मैंने उसे मार गिराया। सबने मेरी तारीफ की। साहब भी खुश हुए। साहब ने पूछा, यह किसका कुत्ता है? पंडित जी ने गर्व से अपना नाम बताया। साहब ने कहा, आपका कुत्ता तो बड़ा बहादुर है। बात पूरी भी न हो पाई थी कि अचानक एक सुअर निकला और साहब पर झपटा। यदि एक क्षण की भी देरी हो जाती तो सुअर उन्हें मार डालता। साहब के हाथ में बंदूक था, पर घबराहट में वह उसे चलाना भूल गए। मैंने देखा मामला नाजुक है। मैं पीछे से लपक कर सुअर की टांग पकड़ ली। इतने में साहब संभल गए और उन्होंने सुअर को गोली मार दी। पर मरने से पहले वह मुझे बुरी तरह घायल कर गया। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा मैं रुई के गद्दे पर लेटा हूं। 2-3 लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। फिर तो साहब के घर पर मुझे ऐसी चीजें खाने को मिली जो मैंने सपने में भी ना सोचा था। साहब मुझे अपने साथ घुमाने ले जाते, पर उनके साथ रहते हुए भी मुझे पंडित जी की बड़ी याद आती थी। पर साहब ने मुझे अपने साथ रखने की जिद ठान ली थी। आखिर मैंने उनकी जान जो बचाई थी। कुछ दिन रहने के बाद साहब अपनी मेम के साथ विदेश घूमने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। हम लोग लगभग 1 महीने तक जहाज पर रहे। यह लकड़ी का ऊंचा सा मकान था। जहां तक निगाह जाती ऊपर नीला आकाश दिखाई देता था तो नीचे नीला पानी। मैं डर के मारे भौंकता ही रह जाता। एक रात बादल घिर आए। तेज हवाएं चलने लगी। हमारा जहाज लहरों पर ऊपर नीचे हो रहा था। सब डरे हुए थे। ऐसी आंधी मेरे जीवन में एक बार पहले भी आई थी। तब गांव में सैकड़ों मकान गिरने से हजारों जानवर मारे गए थे। पर समुद्री आंधी तो बहुत भयानक थी। अचानक बिजली चली गई और पूरे जहाज पर अंधकार हो गया। एकाएक जहाज किसी चीज से टकराया। एक भयंकर आवाज हुई और लगा कि जहाज नीचे पानी में घुसता जा रहा है। मेरे साहब और मीम साहब एक दूसरे से मिलकर रो रहे थे। उनके लिए मेरा कलेजा फटा जा रहा था। सोच रहा था कि कैसे उन्हें बचाऊं। मेरा वश चलता तो दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र में कूद पड़ता। तभी जहाज पूरी तरह से पानी में डूब गया। सभी तैरने का प्रयास करने लगे। कोई कहीं बहे जा रहा था तो कोई कहीं। मुझे अपने साहब के लिए रोना आ रहा था। तभी बिजली चमकी। उस रोशनी में मुझे अपने साहब और मेम साहब तैरते दिखाई पड़े। हम साथ साथ तैरने लगे। वे दोनों बेहोश थे और एक लकड़ी के तख्ते पर लेटे थे। मैं उस तख्ते को दिशा दे रहा था। कई घंटों तक तैरने के बाद मैं उनके साथ एक टापू पर पहुंचा। हम किनारे पर पहुंचे ही थे कि कुछ काले लोगों ने आकर हमें घेर लिया। थोड़ी ही देर में कुछ औरतें भी बाहर आ गईं। उन्होंने साहब और मेम साहब को उल्टा लिटा दिया।
कोई उनका पेट दबाता तो कोई हाथ। मुझे लगा वे उन्हें मार रहे हैं, पर बाद में पता चला वे तो उनके पेट से पानी निकाल रहे थे। उनके होश में आते ही सभी खुशी से नाचने गाने लगे। उनका नाच देखकर मुझे हंसी आती थी, पर कुछ ही समय में सब बदल गया। उन्होंने मेरे साहब और मेम साहब को एक कमरे में बंद कर दिया। उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनकी नज़र में मैं एक अधना सा जानवर था। कुछ ही दिनों में मुझे पता चल गया कि वे तो मेरे मालिकों को मारने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने निश्चय किया कि किसी भी कीमत पर उन्हें बचाऊंगा। मैं मौका पाकर किसी की रोटी उठाकर अपने मालिक के पास छोड़ आता था। भूख के कारण वे मेरे मुंह से रोटी निकालकर खाने को तैयार हो जाते थे। कुछ ही दिनों में मैं वहां के रास्ते जान गया। एक रात मौका मिला तो मैंने साहब के कपड़े खींचे। वह मेरा इशारा समझ गए। दरवाजे खिड़की के रास्ते वे मेरे साथ भाग चले। अब मैं आगे आगे था और वो मेरे पीछे। थोड़ी देर में ही वहां के लोगों को पता चल गया कि साहब भाग रहे हैं। सब हल्ला मचाते हुए हमारे पीछे भागे। कुछ ही देर में हमने समझ लिया कि हमारा बचना अब तो मुश्किल है। तभी मुझे एक गुफा दिखाई दी। साहब को मैंने खींचा तो वह मेम साहब के साथ उसमें घुस गए। पर हमारी परेशानियों का अंत नहीं हुआ था। वह गुफा एक शेर का था और वह उसमें बैठा हुआ था। शेर को देखते ही वे दोनों बेहोश हो गए। डर तो मैं भी गया, पर यह देखकर कुछ हिम्मत बंधी कि शेर हमें देखकर भी उठा नहीं। वह चुपचाप मेरी तरफ देख रहा था। मैं डरते डरते उस तक पहुंचा तो देखा उसका दायां पैर बुरी तरह फूला हुआ था। मैं साहब के होश में आने की राह देखने लगा। थोड़ी देर में उनको होश आया। मुझे शेर के पास बैठे देखकर उनकी हिम्मत बंधी। शेर ने उन्हें देखकर पूंछ को हिलाया। वह आगे बढ़े तो शेर ने अपना पंजा आगे कर दिया। साहब ने देखा वहां एक कांटा गड़ा था। साहब ने कांटे को निकाल दिया। शेर का दर्द जाता रहा। तभी गुफा में जंगली लोग घुस आए। मैं आगे जाकर खड़ा हो गया कि लड़ मरूंगा, पर साहब पर आंच न आने दूंगा। पर वे आगे बढ़ने लगे। तभी गुफा शेर की दहाड़ से गूंज उठी। सारे जंगली लोग दुम दबाकर भागने लगे। शेर ने एक को पकड़ लिया और देखते देखते सारे लोग भाग खड़े हुए। 1 घंटे बाद हम सब बाहर निकले। शेर सिर झुकाए हमारे आगे इस तरह चला जा रहा था जैसे गाय हो। शाम होते होते हम एक दूसरे जंगल में पहुंच गए। वहां का रास्ता मैं तो जानता ना था, अतः अब शेर आगे आगे चलने लगा और हम उसके पीछे पीछे चलने लगे। तभी एक आवाज सुनकर शेर ठिठक गया। उसके कान खड़े हो गए और वह गुर्राने लगा। सहसा सामने एक दूसरा शेर आ गया। हम सब तो एक पेड़ के पीछे दुबक गए, पर हमारा शेर नए शेर के सामने डट कर खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो अपनी जान बचाने वाले पर मैं आँच न आने दूंगा। पर दूसरा शेर गरज कर हमारी ओर चला। यह देखकर हमारा शेर उस पर टूट पड़ा। दोनों आपस में गुथ गए। दोनों कभी पंजों से लड़ते तो कभी दांतों से। घंटे भर की लड़ाई के बाद हमारे शेर ने मैदान मार ही लिया, पर हमारे मित्र की हालत भी खराब हो गई थी। दूसरे दिन हम लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां हमारे मित्र शेर ने दम तोड़ दिया। वह मर तो गया, पर अपना कर्ज चुका गया। साहब उसके मरने पर खूब रोए। उनकी समझ में आ गया होगा कि अगर प्यार मिले तो हम जानवर आदमियों के मुकाबले ज्यादा वफादार होते हैं। तभी किसी चीज के घरघराने की आवाज मेरे कानों में आई। हम सब ऊपर आसमान की ओर देखने लगे। मुझे आसमान में एक बड़ी सी चील दिखाई दी। साहब ने अपनी टोपी उतारकर हवा में उछाली। मेम साहब भी अपना रुमाल हवा में लहराने लगी। मेरी समझ में नहीं आता था कि चील को देखकर इतना खुश होने की क्या जरूरत है।
तभी वह चील हमारी ओर आने लगी। देखते देखते वह नीचे उतर आई। मैंने इतनी भीमकाय चिड़िया नहीं देखी थी। थोड़ी देर में उसमें से 2 आदमी निकले। तब मुझे पता चला यह तो एक प्रकार की सवारी है जो लोगों को लेकर हवा में उड़ती है। उन्होंने मेरे साहब से कुछ बात की। फिर साहब ने मुझे गोद में उठा लिया। फिर हम सब उसी में बैठकर उड़ चले। हम पूरी रात उड़ते रहे। सब सो गए, पर डर के मारे मैं जगा रहा कि कहीं यह गिर ना पड़े। जब हम नीचे उतरे तो दंग रह गया। इतनी मुश्किल यात्रा करके हम सब अपने पुराने घर पर ही लौट आए थे। यह यंत्र से उतर कर हम सब एक मोटर में बैठकर अपने बंगले की ओर चले गए। घर पहुंचते ही मेरा तो आराम हराम हो गया। एक नौकर ने तुरंत मुझे नहलाया। फिर मुझे लाकर साहब से मुलाकाती कमरे में एक सोफे पर बिठा दिया। मीम साहब अपने हाथों से मुझे खिलाने लगी। खुशी के मारे मेरा जी चाहता था कि मेरी बिरादरी वाले आएं और मुझे देखें और मुझ पर गर्व करें। मैं उनसे कहना चाहता था कि मैं आज भी वही कल्लू हूँ, वही कमजोर मरियल कल्लू, मगर मैंने अपने कर्तव्य पालन में कभी चूक नहीं की। अवसर पड़ने पर खतरों का निडर होकर सामना किया। इसलिए मैं आज इतना स्नेह और आदर पा रहा हूँ। शहर के बड़े बड़े लोग मुझे देखने आए, मुझ पर फूलों की वर्षा की। शाम को मुझे मौका मिला तो मैं अपने जन्मस्थल की ओर भागा, मगर जो ही मैं गांव पहुंचा, कुत्तों के एक झुंड ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं उनकी मान बढ़ाने वाला कल्लू हूं, परंतु वे मुझ पर आक्रमण करते ही जा रहे थे। सौभाग्य से तभी मेरे पुराने स्वामी पंडित जी लाठी टेकते चले आए। उन्हें देखते ही जैसे मेरे बदन में शक्ति आ गई। मैं दौड़कर पंडित जी के पास पहुंचा और दुम हिलाने लगा। पंडित जी मुझे पहचान गए। उन्होंने प्यार से हाथ फेर कर कहा, तुम तो बड़े आदमी बन गए हो कल्लू, तुम्हारी तो अखबारों में भी तारीफ हो रही है। उनके साथ मैं घर पहुंचा। पंडिताइन ने भी मुझे बड़ा प्यार दिया। मेरे आने की खबर सुनते ही सारा गांव इकट्ठा हो गया। सबने मुझे खूब प्यार दिया। फिर भरे मन से मैं बंगले पर पहुंचा, पर मेरा सिर गर्व से तना हुआ था। ये कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर पीछे रह गया है कल्लू, उन सब कुत्तों के साथ जो मुझे अब तक मिले थे, घर के बाहर, हॉस्टल और चाय की दुकानों के बाहर। कल्लू याद दिलाता है सड़कों पर अचानक से मिल जाने वाले, पेट से और प्यार के भूखे, वो भोली सी सूरत और पिघला देने वाले आंखों वाले उन ना जाने कितने ही बल्लू, उसकी माँ, उसके बच्चे, उसके दोस्त, नन्नू और ना जाने कितने कुत्तों की। साथ ही याद आते हैं वो अनगिनत लोग जो बिना किसी स्वार्थ के इनको कभी पुचकार देते हैं तो कभी रोटी। कल्लू की ये कहानी जरूर खत्म हो गई है, पर जो वो हमें सिखा गया है वो अनश्वर है। सद्भाव, प्रेम, हिम्मत और कर्तव्य निष्ठा दुनिया के हर धर्म, जाति और सामाजिक दीवारों से ऊपर है। ये वही गुण है जो आपको प्रेम, सम्मान, सार्थकता, आत्मसम्मान से लबरेज कर सकते हैं, और इनका अभाव आपको शिखर से सम्मानहीनता, अनभिष्टता और निरर्थक जिंदगी के धरातल में ले जा सकते हैं। मुझे दिखता है कल्लू उन सारे श्वानों के साथ सिर ऊंचा किए गर्व के साथ बैठे हुए जो अपनी जीवन सार्थकता पर मुग्ध है, क्योंकि उन्होंने प्रेम पाया और उससे कहीं ज्यादा लौटाया। अंत में मैं छोड़ के जाती हूँ आपको जॉन मेयर के साथ, जो कहते हैं, Any glimpse into the life of an animal quickens our own, and it makes it so much larger and better in every way. कल्लू आपको क्या दे गया, बताइएगा जरूर।